हम्म। टेंशन फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। सर 200। 200 या 20? सर इसे 20। ये हाँ, ये 500 ग्राम है, तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो यूनिट में। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें टेंशन स्क्वायर रूट ऑफ वी इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। तो यहाँ पे मास कम है, हम देखेंगे ये थ्रेड है, मास इसका कम है, तो मास पर यूनिट लेंथ ये केजी पर मीटर में होना चाहिए, तो 0.5 हो जाएगा ये। और टेंशन हो जाएगा 200 न्यूटन, तो ये 200 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमें सुपर पोजिशन ऑफ वेव के, तो कल जो है हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। कल जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब वेव इन ए स्ट्रिंग और साउंड वेव दोनों के लिए। वेलोसिटी देखा था, वेलोसिटी इस केस में होता है रूट टी बाई म्यू, और वहाँ पे होता है स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाई रो। फिर उसके बाद उसकी जो है इंटेंसिटी और पावर का फॉर्मूला देखा था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, ये आया था हाफ रो ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको याद रखने के लिए बताया था कि ए ओमेगा जो है एसएचएम करने वाले पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और ये होता है मास। तो एवरेज जो एनर्जी देगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। एक जो है रिलेशन बताया था इसमें कि लीनियर मास डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है, उसको याद रखना है। म्यू इज इक्वल टू रो इनटू एस, तो वेलोसिटी था, इंटेंसिटी था, इसके बाद फिर जो जनरल इक्वेशन था y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से हम डायरेक्शन देखते थे, फ्रीक्वेंसी देखते थे, स्पीड ऑफ वेव देखते थे ओमेगा बाई के, और यहाँ से जो भी वेवलेंथ वगैरह ये सब टाइम पीरियड, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन यहाँ से फाइंड करने के लिए था। फिर इसमें से क्वेश्चन ये देखा था कि कोई भी डायरेक्शन अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे। सपोज ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम एक पल्स को शिफ्ट करके ऐसे बना देते हैं, और शिफ्ट करने के बाद अलग अलग पार्टिकल की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज हम फाइंड करते थे। तो यहाँ तक देखा था। फिर उसके बाद बताया था डॉपलर इफेक्ट, इतना था डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में एपरेंट फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंज होता था वो लिखा था। फार्मूला ये था एफ नॉट वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस। तो इसके साइन कन्वेंशन को बताया था। अब नेक्स्ट आज हमारा है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। नेक्स्ट है हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, तो वेव अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का कहना है कि अगर मान लो बहुत सारे वेव हैं, ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे कई सारे वेव यहाँ से पहुंच रहे हैं, इस पॉइंट पे अलग अलग सोर्स से पॉइंट से पहुंच रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। मल्टीपल वेव है तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई एन, वेक्टर समेशन। The resultant displacement of medium particle is equal to vector summation of individual displacement। जैसे मान लो कि अगर ये एक ही स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग में दो पल्स यहाँ से जनरेटेड है, दो पल्स यहाँ से जनरेटेड है, और ये दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 मिलीमीटर, और ये भी क्या है 2 मिलीमीटर। और ये दोनों अगर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करेंगे, तो फर्स्ट वेव की वजह से ये पॉइंट जाना चाह रहा है 2 मिलीमीटर, सेकंड के वजह से भी जा रहा है 2 मिलीमीटर। तो जो रिजल्टेंट शेप होगा स्ट्रिंग का उस मोमेंट पे ये हो जाएगा, तो दोनों के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा टोटल मैक्सिमम कितना होगा 4। तो इस टाइप के सुपरपोजिशन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव।
कंस्ट्रक्टिव है मतलब एक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दूसरे के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऐड होगा, तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये अपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। की मान लो एक ही स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में जो है ये यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये जो है ऐसे आ रहा है, और ये दोनों अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो एक का जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दूसरे का जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ऐड होके 0 हो रहा है। तो इस मोमेंट पे ये स्ट्रिंग कैसी होगी, जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ये स्ट्रिंग हमें कैसी अपीयर होगी, स्ट्रेट। बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये यहाँ से शिफ्ट करके ये वापस ये वेव इधर क्रॉस करके आ जाएगी, ये वेव इधर क्रॉस करके आ जाएगी और ये वेव इधर क्रॉस। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें गिवन होगा कोई भी पल्स गिवन होगा, उसमें सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट पल्स बन रही होगी वो हमें फाइंड करना होगा। तो इसी तरीके से हम ऐड कर देंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तभी सुपरपोजिशन के देखो कई सारे केसेस होते हैं। सुपरपोजिशन अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक 3 चीजें होती हैं सुपरपोजिशन की वजह से। एक होता है स्टैंडिंग वेव, फिर स्टैंडिंग वेव के बाद होती है बीट्स के बाद है इंटरफेरेंस। स्टैंडिंग वेव कब फॉर्म होगा, जब दो वेव जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, दो वेव अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा सेम फ्रीक्वेंसी। बीट्स कब फॉर्म होगा, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इंटरफेरेंस कब होगा, सेम डायरेक्शन और सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी वो होंगे कोहेरेंट सोर्स। तो अगर सेम डायरेक्शन और सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो इंटरफेरेंस मिलेगा, इंटरफेरेंस से जो है मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। यहाँ पे क्या है कि बीट्स का फॉर्मेशन होगा अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमें किसी एक पॉइंट पे टाइम के साथ इंटेंसिटी चेंज होगी। यहाँ क्या है, पोजीशन के साथ इंटेंसिटी चेंज होगी। और स्टैंडिंग वेव क्या है, स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड का भी कैसे क्या होगा वो देखेंगे। नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो इसमें सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ये दो केसेस दिए हुए हैं, मान लिया a साइन 2x माइनस 40 y1 y2 इज इक्वल टू a साइन 2x माइनस 60 और y3 इज इक्वल टू a साइन 2x प्लस 40। तो इस तीनों में से कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हमें स्टैंडिंग वेव देगा, किसका किसका कॉम्बिनेशन हमें स्टैंडिंग वेव देगा, किसके वजह से हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगी। सर y1 एंड y3। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ के प्लस माइनस साइन के ऊपर। तो जो y1 है और ये y3 है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इन दोनों से हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगा। स्टैंडिंग वेव किसके वजह से हमें बीट्स मिलेगी, बीट्स y1 एंड y2। हाँ यहाँ पे देखो डायरेक्शन दोनों के सेम है, बीट्स के लिए सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हम किससे कंपेयर करके फाइंड करते हैं, ओमेगा से फाइंड करते हैं। तो ये जो ओमेगा है और ये ओमेगा है, दोनों डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, तो यहाँ से इसके वजह से हमें बीट्स का फॉर्मेशन मिलेगा। और क्या इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, इंटरफेरेंस के लिए तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो सेम डायरेक्शन तो यही दोनों है, बट इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो इंटरफेरेंस हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ बीट्स और स्टैंडिंग वेव ही मिलेगा। तो जो स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं स्टैंडिंग वेव का, दो इक्वेशन मान लिया कि ये y इज इक्वल टू, अब इन्हीं दोनों का कंडीशन हम कंसिडर कर लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू स्टैंडिंग वेव, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, y इज इक्वल टू a साइन 2x माइनस 40 और ये है y2 इज इक्वल टू a साइन
2x प्लस 40। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। तो जो y होगा, y डिस्प्लेसमेंट होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ये हो जाएगा a साइन 2x माइनस 40 प्लस साइन 2x प्लस 40। तो यहाँ साइन है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है भाई, यहाँ पे साइन a प्लस साइन b। तो क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी बाई 2। साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। ये है फॉर्मूला। तो ये है a की जगह पे और ये है b की जगह। तो ये हो जाएगा 2a साइन a प्लस बी बाई 2, टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x, और साइन a कॉस a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, 2x का टर्म कैंसिल होगा, और कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 40। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। मतलब स्टैंडिंग वेव में ये कॉस एक्स वाले टर्म और टाइम वाले टर्म ये दोनों सेपरेट होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे साइन ही होगा, ऐसा हो सकता है साइन कुछ, अब ये तो साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, कुछ भी है, साइन साइन भी हो सकते हैं दोनों, ये साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, वो डिपेंड करेगा, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, साइन ए कॉस बी है, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज होगा। बट फंक्शन हमें समझना है कि कहीं पे भी एक्स वाला टर्म सेपरेट होगा और वाई वाला टर्म जो है, टाइम वाला टर्म, ये सेपरेट होगा। तो अगर इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे ये देखो, अब इसमें कुछ पार्टिकल हैं जो कि हमेशा रेस्ट में है। कौन से पार्टिकल हमेशा रेस्ट में होंगे, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। तो ये वाला टर्म जो है कॉस वाला टर्म, तो ये वेरिएबल है, कॉस वाला टर्म जो है वो वेरिएबल है। ये जो टर्म है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कभी -1 कभी 0 कभी +1 हो रहा है, तो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर ये टर्म 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए, तो इसके 0 से कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि हमेशा 0 है, वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टाइम, हर टाइम पे ये कुछ भी लेता रहे, अगर ये 0 हो जाता है तो मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा तो वो सारे पॉइंट्स क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नोड्स, उनको बोलते हैं नोड्स। और कुछ पॉइंट जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो ये है, जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसके टर्म को देखो, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, y जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव है वो क्या है, 2a, x वाला टर्म है भाई, x वाला टर्म जिसके साथ x है। अब अगर ये मान लो वेव स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से मूव करते जाएंगे, x चेंज होता जाएगा, x चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। किसी पॉइंट पे जहां पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, वो हो जाएगा 2a। तो यहाँ वाला पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 2a। इस पॉइंट को बोलेंगे एंटी नोड। x 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये जो है x इज इक्वल टू 0 वाला हमेशा रेस्ट में है। देखो x अगर 0 पुट कर देंगे, ये चाहे कुछ भी हो, ये तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हमेशा रेस्ट में होगा। और ये वैल्यू जो है 2a पे होगी हमेशा, कभी इधर होगी, कभी नीचे आएगी, कभी इधर होगी, जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं इस स्ट्रिंग में, ऐसे ऐसे, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे एंटी नोड। दीज आर द पॉइंट्स विच आर एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द पॉइंट्स विच आर परमानेंटली रेस्ट, दीज आर कॉल्ड नोड्स। ठीक है, तो ये एक नोड और एंटी नोड के बीच में सेपरेशन क्या है अभी, हम सेपरेशन फाइंड कर लेते हैं कितना है। सेपरेशन कितना हो जाएगा, क्या यहाँ पे बताओ, ये तो x इज इक्वल टू 0 है, इसकी लोकेशन क्या है, 2a किस पॉइंट पे जाएगा, जहां पे ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, मतलब एंगल क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4।
तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, π/4। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई π/4, ये 0 है, ये डिस्टेंस हो गई π/4। अब इसकी वेवलेंथ कितनी है, इस वेव की वेवलेंथ, इस वेव की वेवलेंथ अगर देखोगे तो k वाला टर्म तो यही है k, और k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू अगर 2 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 2, जो कि है 2 π/λ। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू पाई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं कि λ/4 है। इसके बाद जो नेक्स्ट है जहां पे फिर से दोबारा जीरो होगा, दोबारा जीरो होगा ये पाई पे, तो ये आ जाएगा π/2, π/2। तो ये क्या हो जाएगा फिर π/2 इज इक्वल टू नेक्स्ट λ/4। तो ये हो जाएगा λ/4। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स जो है कंक्लूड कर लेंगे कि किसी भी नोड और एंटी नोड के बीच में सेपरेशन कितना होता है, कि ये इस स्ट्रिंग में अगर स्टैंडिंग वेव है ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये अगर 0 पे है तो एंटी नोड की लोकेशन हो जाएगी λ/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगी λ/2। तो किसी भी दो नोड टू नोड सेपरेशन क्या होगी, नोड टू नोड सेपरेशन इज इक्वल टू λ/2। नोड और एंटी नोड की सेपरेशन क्या होगी, नोड और एंटी नोड की सेपरेशन हो जाएगी λ/4। उसकी लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक्स वाले टर्म को 0 कर देंगे साइन के साथ, या कॉस हो या साइन हो जो भी हो, एक्स वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो पोजीशन आ जाएगी किसकी, नोड की और एंटी नोड की। नोड कैसे फाइंड करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। एंटी नोड कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम से इक्वेट करेंगे। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 2a होगा। आई बात समझ में, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो अब ये देखो, अब एक पॉइंट है कि किसी भी दो नोड के बीच के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से देखो साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, एक्स की वैल्यू 0, उसके बाद जब हम साइन 0 से पाई तक जाता है तो साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देख रहे हैं, जितना ये लिया है सिर्फ इतने पोर्शन को देख रहे हैं, तो जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ये है, कुछ आया था 2a साइन के एक्स कॉस, जो k था ये 2x और ये था कॉस 4t। अब कॉस 4t में क्या टाइम के साथ ये चेंज करेगा, अगर मान लो किसी मोमेंट पे ये प्लस है और ये भी 0 से पाई के बीच में है तो ये भी प्लस है, तो सारे क्या होंगे, सारे जो है प्लस पे होंगे, सारे प्लस पे होंगे। अगर मान लो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, सारे पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, एक साथ नीचे आ जाएंगे, एक साथ नीचे आ जाएंगे, मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव में हो जाएंगे और जो नेगेटिव वाला है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सारे पार्टिकल एक साथ पॉजिटिव में जा रहे हैं और एक ही साथ नेगेटिव में जा रहे हैं। मतलब ऐसा ये क्या होगा कि किसी भी दो नोड के बीच के जो पार्टिकल हैं, फेज डिफरेंस उनके बीच में क्या है, ऐसे ये मान लो हम ए और बी मार्क करते हैं, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन ए एंड बी इज 0। ए और बी के बीच का जो डेल्टा फाई है वो है 0। और यहां से मान लो हम मार्क करते हैं सी और डी, अब ये नेगेटिव थे, अगर मान लो ये नेगेटिव रहा तो ये क्या हो जाएंगे, तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इनके सी और डी के बीच में भी फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। यहाँ पे भी डेल्टा फाई क्या है, 0 है। बट ए और सी के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, डेल्टा फाई बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू पाई। बात समझ में आई कि बिटवीन टू नोड्स ऑल द पार्टिकल्स आर सेम फेज, अपोजिट अदर साइड ऑफ द नोड, एक साइड में, इधर साइड ऑफ द नोड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट फेज में होंगे। ठीक है, समझ पाए। तो देखो, तो ये स्टैंडिंग वेव, तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव में नोड एंटी नोड की लोकेशन, मिनिमम सेपरेशन और फेज डिफरेंस था। अब इस स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसके हमारे दो केसेस हैं। दो केसेस हैं कौन कौन से, एक स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग भी दो केसेस हैं। हम मान लेते हैं कि स्ट्रिंग एंड जो है ऑर्गन पाइप,
ऑर्गन पाइप। इसमें जो है वो फॉर्मेशन होगा स्टैंडिंग वेव का। तो स्ट्रिंग में पहला केस हम लेते हैं कि ये ऐसा स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड एट बोथ एंड है। ध्यान से समझोगे तो ठीक है, क्वेश्चन इस पे आएगा जरूर, स्टैंडिंग वेव पे वेव में से क्वेश्चन आता जरूर है। तो इसका इक्वलेंट जो है ये क्या है, वेव इन स्ट्रिंग। इसका इक्वलेंट साउंड वेव में भी हो सकता है। तो ये मान लो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका इक्वलेंट होता है ओपन ऑर्गन पाइप। कैसे, वो अभी आएगा डेरिवेशन में। तो इसमें मान लो वेव, स्टैंडिंग वेव अगर फॉर्म हो रही है, इसमें अगर स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है, जैसे मान लो ये गिटार का वायर है, इसमें अगर स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है तो जो फिक्स वाले पॉइंट होंगे, कैसे स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी, कोई इसको ऑसिलेट कराएगा तो इसमें एक वेव जनरेट होगी, वेव जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी और एग्जिस्टिंग वेव दोनों सुपर इम्पोज करके स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है तो ये पॉइंट तो हमेशा ही रेस्ट में रहेंगे। मतलब इन दोनों पे अगर स्टैंडिंग वेव इसमें एग्जिस्ट करना है तो दोनों एंड्स को क्या होना चाहिए, दोनों एंड को नोड्स ही होना चाहिए। ये बात समझ में आई, दोनों एंड्स नोड्स ही बनेंगे। तो दो नोड के बीच में मिनिमम कितना एंटी नोड हो सकता है, एक एंटी नोड हो सकता है। तो यहां से दो नोड के बीच में हम एक एंटी नोड इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस टाइप का अगर मिडिल में कोई प्लग करेगा, मिडिल में बिल्कुल, तो इस टाइप का स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा। एक एक्सट्रीम ये है, ये पता है कि एक ही साथ सारे ऊपर जाते हैं, एक ही साथ नीचे आते हैं। तो अगर हमने मिडिल में इसको प्लग किया, मान लो गिटार का वायर है, तो ये ऐसे ऊपर नीचे जाएगा और ये हो जाएगी इसकी दूसरी एक्सट्रीम। ये दोनों एक्सट्रीम एक साथ ड्रॉ किया हुआ है। किसी भी नोड टू नोड सेपरेशन क्या होती है, नोड टू नोड सेपरेशन होती है λ/2, λ/2। इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है l। तो हम क्या लिख लेंगे कि अगर इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म होना है तो ये λ/2 इज इक्वल टू l। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2l। अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू fl, जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू f लैम्डा वेवलेंथ। तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई एफ, v डिवाइडेड बाई एफ। तो एक तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा v बाई एफ इज इक्वल टू 2l। तो f क्या हो जाएगा, v बाई 2l। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी मान लो 10 हर्ट्ज आती है। तो अब ये जो वायर है वो 10 हर्ट्ज पे ऑसिलेट करेगा। और अगर ऐसा केस है तो हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है और ये मोड जो है वो है फंडामेंटल मोड। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, ये जो है फर्स्ट हार्मोनिक है। ठीक है, कि हमने ये लिया कि अगर इसमें स्टैंडिंग वेव को फॉर्म होना है, स्टैंडिंग वेव का अगर फॉर्मेशन है तो ये दोनों हमेशा नोड की तरह से एक्ट करेंगे। तो दो नोड के बीच में मिनिमम एक एंटी नोड जरूर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो क्या ये स्ट्रिंग किसी और मोड में भी वाइब्रेट करेगा, हाँ। जैसे मान लो हमने ये फ्रीक्वेंसी मान लिया फाइंड किया, अच्छा ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव स्ट्रिंग में क्या होती है, अगर याद करोगे थोड़ा बहुत, तो ये होती है टी बाई म्यू, अभी अभी जस्ट बताया। तो ये है टी बाई म्यू। अब मान लो इस मोड के अलावा क्या कोई दूसरा मोड है, जैसे मान लो ये 10 हर्ट्ज आया, तो क्या हम इसको जो है ऑसिलेट करा सकते हैं 11 हर्ट्ज में। तो वो देखेंगे कि अगर मान लो कि भाई नेक्स्ट अगर इसको ऑसिलेट कराना है, तो नेक्स्ट ऑसिलेट कराना है तो जो दो फिक्स पॉइंट हैं वो तो नोड की तरह से होंगे ही। मिडिल में क्या होगा, बीच में दो एंटी नोड हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो दो एंटी नोड मतलब उनके बीच में एक नोड और होगा। तो एक मिडिल में एक और नोड अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसा कि दो नोड के बीच में एक और कहीं नोड बन रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है। ठीक है, लेंथ है इसकी एल, लेंथ एल। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई, अब जो भी है इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हो गई है, तो ये क्या है, ये दो नोड के बीच में λ/2। और ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा λ/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एल, और लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, v/f, इट इज इक्वल टू v/f। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, f इज इक्वल टू v/l, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू v/2l। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो है
सेकेंड हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल के जितने टाइम्स है, फंडामेंटल के जितने टाइम्स है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक। ये क्या है? फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। बात समझ पाए? देखो ये तुम्हें याद रखना है, बस नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि उसमें तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि इसका फर्स्ट ओवरटोन उसके सेकंड हार्मोनिक से, थर्ड हार्मोनिक से मैच कर रहा है। तो हम क्या देखेंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है, नंबर जो है जितना इंटीजर है उतना हार्मोनिक है। तो अगर 10 हर्ट्ज से पहले ऑसिलेट किया है तो नेक्स्ट हार्मोनिक क्या होगा, नेक्स्ट ये ऑसिलेट करेगा 20 हर्ट्ज से। अगर हम 15 से कराना चाहेंगे तो इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म ही नहीं होगा। तो या तो ये 10 में करेगा या 20 में करेगा। तो जो बेसिक वाला है वो क्या है, वो है फंडामेंटल हार्मोनिक। तो जो बेसिक वाला है वो है फंडामेंटल हार्मोनिक। उसके बाद जो है फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या फिर जनरल जो है ऐसे मिलता जाएगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि nth फ्रीक्वेंसी क्या होगी, nth हार्मोनिक, तो nth हार्मोनिक हो जाएगी इसकी 1 2 ऐसे मिलता जाएगा। तो हम लिखेंगे n इंटू वी बाई 2l, और वो क्या हो जाएगा n-1 ओवरटोन, n-1 ओवरटोन। समझ पाए? कोई डाउट? अब यहां पे देखो, अगर ऑर्गन पाइप है तो ये एग्जैक्टली सेम फार्मूला है, बस तुमको यहां से रिलेट करना है। अब ये जो फ्री एंड है, ये जो फ्री एंड है, ये फ्री एंड का जो एयर मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम होगा क्योंकि एंड ये फ्री है। तो यहां जो है डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एंटी नोड। और यहां पे भी क्या होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट का होगा एंटी नोड। तो अगर दो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है तो बीच में मिनिमम कितना होगा, बीच में एक तो नोड होगा। तो ये इसका मोड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो अब दो नोड के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये बताओ। ये तो लैम्डा बाई 2, यही चीज आ रही है। दो किसी भी दो नोड और एंटी नोड के बीच में क्या, लैम्डा बाई 2। एग्जैक्टली सेम टाइप की सिचुएशन आई तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वी बाई 12। बस यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या चेंज होगा, लॉन्गिट्यूडनल में, हाँ चेंज होगा। क्या वो बल्क वाला है, बल्क बल्क, वी बाई रो। तो यहाँ से ये हो जाएगा वी बाई रो। तो यहाँ पे भी जो जनरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हम सेम याद रखेंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप है या फिर स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड है, ये दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम रहेगा, वो हो जाएगा एन वी बाई 2l। ये हो जाएगा nth हार्मोनिक, v बाई 2l के ऑल मल्टीपल, v बाई 2l के ऑल मल्टीपल, ऐसा हमें याद रखना है। तो जैसे मान लो कि, तो इसी का जो इक्विवेलेंट है वो कौन सा है, इसका इक्विवेलेंट दूसरा केस है कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड में मतलब एक एंड फ्री है। फ्री एंड में किसी को ऐसा डाउट नहीं होगा कि यहाँ से ये गिर जाएगा सर, नहीं। ये जो है, ये एंड फ्री का मतलब है कि ये फ्रिक्शन लेस रिंग के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है। तो जो एंड फ्री है वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड। जब एंटी नोड फॉर्म होगा, जो फिक्स है वो क्या होगा, नोड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंटी नोड और यहाँ पे बोलेंगे नोड। इन दोनों के बीच में क्या होता है, लैम्डा बाई 4। ये क्या है, लेंथ। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू लेंथ। तो यहाँ से जो लैम्डा होगा, दैट लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल वी बाई एफ, अभी लिखा था ऊपर वी बाई एफ। वी बाई एफ इज इक्वल टू 4l। तो f इज इक्वल टू वी बाई 4l, वी बाई 4l। तो ये क्या है, क्या है, ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल के बाद हमें नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला देखो, पहला इसमें कि हमें डायग्राम भी आ सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा थर्ड हार्मोनिक में है, कौन सा सेकंड में है। तो ये तो मान लो कि हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट अगर सोचते हैं, नेक्स्ट सोच के फिर हम जनरलाइज कर देंगे फॉर्मूला तुरंत, कि ये तो नोड होना है और फ्री एंड एंटी नोड होना है। तो ये नोड है और ये एक एंटी नोड है। तो एंटी नोड और नोड के बीच में हम एक और इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि अगर ये एंटी नोड है तो अब इसके बीच में एक और नोड अगर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कि बीच में एक कहीं और रेस्ट में होगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ से एंटी नोड, एंटी नोड के बाद जो आएगा वो नोड पहले ही मिल गया, और ये नोड, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी नोड है।
तो ये डिस्टेंस कितनी होगी नोड और एंटी नोड के बीच में, λ/4। ये डिस्टेंस नोड टू नोड कितनी होगी, λ/2। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या 3 λ/4 होगा, और वही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है। तो लैम्डा को हम ले लेंगे v/f। तो क्या ये आ जाएगा 3v/f 4f इज इक्वल टू l। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3v/4l। फंडामेंटल से कंपेयर करो, क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसे ही क्या आता जाएगा, 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे आता जाएगा। तो ये कौन सा हार्मोनिक होगा, जितने टाइम्स होंगे, जितने टाइम्स ये क्या हुए, फंडामेंटल के 3 टाइम्स। तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, या जो नेक्स्ट मिलेगा वो हो जाएगा ओवरटोन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, फंडामेंटल के बाद जो आया वो हमेशा फर्स्ट होगा। ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। तो हम जनरल क्या लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला जो Fn हो जाएगा वो 2n+1 v/4l, v/4l, 2n+1 v/4l। ये हो जाएगा ऑड। तो ये कौन सा हो जाएगा, 2n+1th हार्मोनिक और nth ओवरटोन, nth ओवरटोन। तो तुमको क्रक्स देखो, ये सारा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए अगर आता है तो उसके लिए था। सेम जो है ये क्लोज ऑर्गन पाइप का होगा। क्लोज ऑर्गन पाइप में भी सेम अगर देखोगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, और ये ऐसा ही टाइप का फॉर्म हो रहा है, λ/4 इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे भी जो जनरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2n+1 v/4l। तुमको क्या याद करना है, बस ऑड 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 मल्टीपल ऑफ v/4l। ऊपर क्या था, ऑल मल्टीपल ऑफ v/2l। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि हम ये मानते हैं कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका आंसर देना है। ठीक है, सभी लोग जो भी हैं जो हैं वही देंगे। और इसकी लेंथ l है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है f0। ठीक है, इसकी लेंथ l है। इसको क्या किया, पानी में डिप कर दिया गया, हाफ पोर्शन, ये वाटर है कहीं पे, और हमने इसको डिप कर दिया गया, हाफ पोर्शन बाहर है, हाफ पोर्शन बाहर है, हाफ पोर्शन बाहर है। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पानी में डिप है, l/2 बाहर है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ f0। ट्यूब है, ट्यूब l लेंथ का, उसको आधा पानी में डिप कर दिया गया, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कोई आंसर, कोई आंसर। इक्वेशन लिखोगे, पानी में डिप करने के बाद ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो एयर ही है, यहाँ पे एयर है, यहाँ भी एयर है, तो दोनों में क्या हो जाएगी, ये स्पीड जो सेम होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं v0। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताए, ओपन ऑर्गन पाइप का क्या होता है, /2l v/2l या v/4l। ओपन ऑर्गन पाइप का होता है v/2l v/4l ना, 2l। ये देखो ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों एंड से 12 खुला, this हाँ, दोनों एंड से ओपन होगा तो 2l, है ना, दोनों एंड से ओपन होगा तो 2l, तो हो जाएगा v/2l। तो v/2l फंडामेंटल, v/2l, ये हो गया। अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप में एयर है, तो वेलोसिटी तो सेम होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी सेम v। क्लोज ऑर्गन पाइप का क्या हो जाएगा, v/4l। लेंथ क्या लेंगे इसका, 4 इंटू जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी l/2, तो ये क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ से जो हो जाएगा v/2l आया, जो कि इक्वल टू क्या, f0 है। तो इसकी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f0 सेम। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे मान लो एक और क्विक आंसर के लिए कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसको बीच से हमने कट कर दिया। क्लोज ऑर्गन पाइप है एल लेंथ का, इसको हमने मिडिल से कट कर दिया ऐसे हाफ हाफ। तो ये जो सेगमेंट बना, इसकी फंडामेंटल, अगर इस क्लोज ऑर्गन पाइप की इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी फंडामेंटल एफ नॉट, तो ये हाफ जो पोर्शन हमने काटा, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? V/4L। हाँ, ये तो V/4L, तो कैसे एफ नॉट है कि ओरिजिनल का था एफ नॉट, तो वो एफ नॉट हो जाएगा ओरिजिनल का V/4L। अब जब हमने कट किया तो जो ये मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? L/2 मिल रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एफ डैश इज इक्वल टू Yes sir। वी सेम डिवाइडेड बाई 4 इंटू L/2। तो ये क्या हो जाएगा? V/2L। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो V/2L किसके बराबर हो जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू, F0/2। नहीं F0/2 कैसे? देखो इसको कंपेयर करेंगे ना यहाँ से, V/2L इज इक्वल टू एफ डैश, अब V/4L इज इक्वल टू एफ नॉट। तो इसको ऐसे देखोगे 2f0 इज इक्वल टू V/2L। तो यही क्या है? एफ सर। डैश है ना? तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 2f0। एफ डैश इज इक्वल टू 2f0। ठीक है, तो ऐसा जो है क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है भाई, ये जो है डिस्कनेक्ट होगा अपना सेशन, दोबारा रिज्वाइन करना है। ये था स्टैंडिंग वेव और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, और ये V/2L V/4L हार्मोनिक, बस इतना हमको याद रखना है। तुम याद रखोगे ऑल ऑफ V/2L एंड ऑड ऑफ V/4L, दोनों एंड से ओपन या स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स। उस केस में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक ही एंड से क्लोज होता है, दोनों साइड से क्लोज नहीं होता है, एक ही एंड से क्लोज होता है। तो उसमें है ऑड V/4L। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बीट्स पे। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर एंटीनोड के टू एंटीनोड के बीच में जो पार्टिकल होगा वो क्या सेम फेज में होगा? हाँ, दो